सुप्रभात। आज हम बात करने वाले हैं संस्कृत वर्णमाला के सामान्य परिचय की। तो देखिए, हम इससे पहले के वीडियोज़ में देख चुके थे कि किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है उसके वर्ण, यानी कि उसके अल्फ़ाबेट्स। जैसे कि इंग्लिश भाषा के लिए अगर आप बात करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, तो हमारे सामने उसके अल्फ़ाबेट्स कौन से होते हैं? A, B, C, D एंड सो इस तरह से आगे चलते जाते हैं। अगर हम संस्कृत भाषा की बात करें तो जिस तरह से इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसी तरह से हमारे लिए संस्कृत भाषा में होते हैं वर्ण। ये वर्ण हमारे सामने दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं हमारे लिए स्वर और एक होते हैं हमारे लिए व्यंजन। इंग्लिश में भी इसी तरह से हमारे सामने दो तरह के अल्फ़ाबेट्स होते हैं। एक जिन्हें आप वॉवेल बोलते हैं, जैसे कि ए, ई, आई, ओ और यू। और सेकंड जो इनके अलावा होते हैं जिन्हें आप कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं, उन्हें ही हम संस्कृत में या हिंदी में व्यंजन बोलते हैं। तो पहली चीज़, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी यूनिट होती है वर्ण। जब आप इन वर्णों को सही सीक्वेंस में रखते हो, सही तरीके से जमाते हैं, तो बनते हैं हमारे सामने शब्द। जैसे कि मैंने लिया र में आ की मात्रा और मैं, इनको मैंने एक सही सीक्वेंस में रखा तो हमारे सामने एक शब्द मिल गया राम। फिर इन शब्दों से हम बनाते हैं वाक्य। अब हम देखते हैं संस्कृत भाषा में वचन कितने होते हैं। देखिए, वचन मीन्स होता है नंबर। अगर आप हिंदी की या इंग्लिश की बात करें तो हमारे सामने दो नंबर्स होते हैं। एक होता है हमारे लिए, जैसे हमारे सामने इंग्लिश में होता है सिंगुलर और प्लूरल, उसी तरह से हिंदी में हमारे सामने होता है एक वचन और द्विवचन। लेकिन संस्कृत भाषा में हमारे सामने तीन वचन होते हैं। सबसे पहला एक वचन, दूसरा द्विवचन, तीसरा बहुवचन। देखिए, जब एक की बात की जाए, एक बालक, एक बालिका, एक कप, एक पक्षी, जब सिंगल एक की बात की जाए तो वो कहलाता है एक वचन। जब हमें दो की बात करनी हो, मान लीजिए दो बालिकाएं या दो बर्तन, दो बालक, दो विद्यालय, तो वो कहलाएगा द्विवचन। और इनके अलावा दो से कितने भी अधिक हो, यानी कि दो से अधिक होने पर वो कहलाएगा बहुवचन। तो फिर समझ लीजिए, इंग्लिश और हिंदी में होते हैं दो वचन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर इन हिंदी एंड इंग्लिश, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक नंबर को इंडिकेट करने के लिए एक वचन, दो के लिए द्विवचन और दो से ज़्यादा के लिए, यानी कि वो तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, पाँच भी हो सकता है और बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, उन सब के लिए बहुवचन। बात कर ली जाए संस्कृत में कितने तरह के पुरुष होते हैं, जिन्हें कि हम पर्सन्स के नाम से भी जान सकते हैं। देखिए, अगर हम इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में भी हमारे सामने तीन तरह के पर्सन्स होते हैं। सबसे पहला होता है हमारे सामने फर्स्ट पर्सन, जिसको कि आप स्पीकर के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में, जो कि बोलने का काम करता है, यानी कि वो वक्ता होता है। क्या होता है हमारे लिए? वक्ता, यानी बोलने वाला। कौन हो सकता है वक्ता? किसी भी वाक्य में, जैसे आई, वी, है ना, वी आर गोइंग टू प्लेइंग, इस तरह से और भी कोई हम सेंटेंस बना सकते हैं, आई एम गोइंग टू मार्केट। इसके बाद होता है इंग्लिश में लिसनर, जिसे आप सेकंड पर्सन के नाम से जानते हैं। और उसके बाद होता है थर्ड पर्सन, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसकी आप बात कर रहे हैं लेकिन वो यहाँ वहाँ पर मौजूद नहीं है। मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस बोला, वह बाजार जा रहा है। अब जाने वाला जो है वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन हम उसकी बात कर रहे हैं। तो इस तरह से इंग्लिश में भी हमारे सामने तीन पर्सन्स होते हैं। सेम हिंदी में भी हमारे सामने तीन पर्सन्स होते हैं या तीन पुरुष होते हैं, और संस्कृत में भी तीन पुरुष होते हैं। आइए देखते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हमारे सामने होता है प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में हम बात करते हैं इंग्लिश के थर्ड पर्सन की, यानी कि वे व्यक्ति जिनकी हम बात कर रहे हैं और वो वहाँ पर प्रेजेंट या उपस्थित नहीं है। जैसे कि वह जाता है, ही, शी, इन्हीं को आप संस्कृत में बोलते हैं सह या सा। दूसरे नंबर पर आता है हमारे सामने मध्यम पुरुष। वे व्यक्ति जिनकी हम बात कर रहे हैं और जो हमारी बात सुन भी रहे हैं। तुम बाजार जा रहे हो क्या?
तो यहाँ पर जो मैंने तुम बोला है, ये स्पीकर है, लिसनर है हमारे सामने, ये हमारी बात सुन रहा है। यू, योवर, ये सब हमारे सामने जो है स्पीकर लिसनर्स होते हैं, इन्हीं को हम मध्यम पुरुष के नाम से जानते हैं। और सबसे लास्ट में होता है उत्तम पुरुष, जिससे आप इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन के नाम से जानते हैं, आई, वी, ये सब। तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इंग्लिश का जो थर्ड पर्सन होता है वो हमारे लिए प्रथम पुरुष, इंग्लिश का सेकंड पर्सन हमारे लिए मध्यम पुरुष, और इंग्लिश का फर्स्ट पर्सन हमारे लिए उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष हमारे लिए हो जाएगा स्पीकर, मध्यम पुरुष हो जाएगा हमारे लिए लिसनर, और प्रथम पुरुष हो जाएगा हमारे लिए थर्ड पर्सन, जिसकी हम बात कर रहे हैं वो वहाँ पर उपस्थित नहीं है। वक्ता, श्रोता और अन्य व्यक्ति, इसे हम ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। उत्तम पुरुष माने वक्ता, मध्यम पुरुष मतलब श्रोता यानी लिसनर, और प्रथम पुरुष मतलब थर्ड पर्सन या अन्य व्यक्ति। बात कर ली जाए संस्कृत में कितने तरह के लिंग या जेंडर होते हैं। देखिए, हिंदी में या इंग्लिश में हम सबको दो ही तरह के जेंडर पता होते हैं, एक होता है पुल्लिंग, एक होता है स्त्रीलिंग। इंग्लिश की भी अगर हम बात करें तो इंग्लिश में भी हमारे सामने दो तरह के जेंडर होते हैं, एक होता है हमारे लिए मैस्कुलिन, एक होता है फेमिनिन, यानी कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जैसे कि लड़का, अब लड़का हो जाएगा हमारे लिए पुल्लिंग में, और लड़की हो जाएगी हमारे लिए स्त्रीलिंग में। लेकिन संस्कृत में तीन तरह के लिंग होते हैं या तीन तरह के जेंडर होते हैं। सबसे पहले वही हिंदी वाला हमारे सामने जो होता है पुल्लिंग, वो तो होना ही है, स्त्रीलिंग भी होना ही है, और इसके अलावा एक और होता है जिसे हम नपुंसक लिंग के नाम से भी जानते हैं। नपुंसक लिंग के नाम से भी हम उसे जान सकते हैं। तो हम जितने भी तरह के शब्द पढ़ेंगे उन्हें तीन तरह की कैटेगरी में रख देंगे। सबसे पहले तो कि भाई ये शब्द पुल्लिंग में है, ये मीन्स ये वाला वर्ड पुल्लिंग, जैसे लड़का, लड़का पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, सिंपल सी बात है, हमें पता है लड़का पुल्लिंग में आएगा। इसी तरह से स्त्रीलिंग लड़की, इसी तरह से कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो नपुंसक लिंग में आते हैं, तो हम उनको अलग करके रख लेंगे, जैसे कि फल। तो संस्कृत में तीन तरह के लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। इसके आगे का परिचय देखेंगे हम इसके अगले वीडियो में। धन्यवाद।